ऐसे भी कर सकते हो कि आपके पास जो स्केल होता है, रूलर जो होता है, उसको रूलर को अगर आप रब करें और सिल्क क्लॉथ नहीं है, वुलन क्लॉथ नहीं है, तो ऐसे ही अपने बालों से ही रब कर लो। और बालों से रब करने के बाद में आप क्या करिए, आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लो और उसके पास उसको लेकर आओ, तो वो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर देता है। तो ये जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इसी को बोलते हैं चार्ज। ये एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती आंखों से। चार्ज को हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। और अब होता क्या है कि जैसे आपने वो स्केल लिया और स्केल को आपने बालों से रब कर लिया, अब आपने कागज़ के टुकड़ों को उठा लिया, तो कागज़ के टुकड़े उस पर चिपक जाएंगे। फिर क्या करो, कागज़ के टुकड़ों को हाथों से छुड़ाओ और स्केल को धीरे से किसी कपड़े से साफ़ कर दो। ऊपर से एक बार इस कपड़े को घुमा दो और एक बार नीचे से घुमा दो, और फिर उसको लेकर आओ कागज़ के टुकड़ों के पास। अब वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो चार्ज उसके ऊपर डेवलप हुआ था, इसको चार्ज बोल देते हैं। तो ये जो चार्ज उस पर स्केल के ऊपर डेवलप हुआ था, इसको हम स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। स्टैटिक चार्ज मतलब जब आपने अपने बालों के साथ उसको रब करा तब तो उस पर चार्ज डेवलप हो गया, और जैसे ही आपने उसको किसी कपड़े से पोंछ दिया तो वो चार्ज जो है वो रिमूव भी हो गया वहाँ से। तो ये स्टैटिक चार्ज है। स्टैटिक चार्ज मतलब टेम्परेरी चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ये कहते हैं यहाँ पर ऐसा होता है कि जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस भी दो तरीके के होते हैं। एक चार्ज को हम बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज को हम बोल देते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है कि चार्ज एक वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी लाइट क्वांटिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। लाइट मतलब लाइट वेटेड क्वांटिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। उसके बाद चार्जेस जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इन चार्जेस में रिलेशन क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज मैंने इधर रखा और एक पॉजिटिव चार्ज इधर रखा, तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। रिपेल मतलब उससे दूर भागेगा, ठीक है। और अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ भागेगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है और जो लाइक चार्जेस हैं उनमें रिपल्शन होता है। रिपल्शन मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि जब चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, हालांकि उसको देखा नहीं जा सकता खुली आंखों से, तो चार्ज को जब हम बोलते हैं कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो फिर इसकी कोई यूनिट भी होगी। जैसे हम ये बोलते हैं कि मास होता है, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट किलोग्राम होती है। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट जो है वो मीटर होती है। तो इसी तरह से चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक। तो यहाँ से मैं लिखना शुरू करूँगा। इसमें जो जो आपको बताऊँगा वो चाहे तो नोट कर लेना, बल्कि नोट कर ही लो, जितना मैं आपको नोट करवा रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिए। बाकी नोट्स मैंने आपको भेज दिए। तो टोटल 38 पेजेस के इसके नोट्स हैं। और चैप्टर जो है आप समझ लीजिए कि 90% चांसेस चीज़ के हैं कि चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। चैप्टर में से इसमें से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, इसमें न्यूमेरिकल बनता है। अब न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो भी आप अभी देख लीजिएगा। यहाँ हम करेंगे ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सर मतलब इस चैप्टर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते नहीं बोर्ड में। मैं बता रहा हूँ ना कि 90% चांसेस रहते हैं कि न्यूमेरिकल आए, बाकी 10% चांसेस थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए होते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, लेकिन न्यूमेरिकल की वेटेज थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, जो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की उसको बोलते हैं कूलम। लिखा जाता है कूलॉम, बोला जाता है कूलम, ठीक है। और जैसे न्यूटन को शॉर्ट में एन बोल देते हैं, ऐसे ही कूलम को शॉर्ट में सी बोल देते हैं। ये इसकी ऐसा यूनिट होती है चार्ज की। उसके बाद एक फिक्स वैल्यू होती है इसमें। अच्छा, अब मैं इसके बाद आपको ये बताऊंगा कि हाँ, एक फिक्स वैल्यू होती है चार्ज की। चार्ज की फिक्स वैल्यू होती है 1.6 चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पर, प्रोटॉन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। दो तरीके के चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल हम जानते हैं। प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल और इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रॉन। अच्छा, तो चार्ज होगा प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और इसी तरीके से चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन
इसको बोल दीजिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस क्यों है? ये माइनस इस वजह से है कि ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको ये बोल दिया जाता है कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू आपको याद रखनी है। उसके बाद जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, एक मिनट वेट करें प्लीज़। हेलो, हाँ जी हाँ जी, नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं सर, इधर तो नहीं है। हेलो, अच्छा नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है। ठीक है सर, ओके। चलिए जी, क्वेश्चन नोट करिएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. Constituting 1 coulomb of charge. Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. तो ये पूछ रहे हैं कि वैसे तो हमको पता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ उसकी वैल्यू, साइन को भूल जाइए। तो हम ये कहते हैं, वो पूछ रहे हैं भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए आप कि अगर चार्ज 1 कूलम हो, 1 कूलम अगर चार्ज हो तो कितने 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स में 1 कूलम चार्ज होगा। ठीक, तो यूनिटरी मेथड हमको ये कहता है कि हमको जो चीज़ निकालनी होती है, जो चीज़ हमको कैलकुलेट करनी होती है, उसको मैं राइट हैंड साइड में रखता हूँ। तो ज़रा देखिएगा, ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो भी हम इक्वेशन बनाएंगे उसमें राइट हैंड साइड पर रखना होगा। किस तरह से देखिएगा, हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द चार्ज ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, तो मैंने ऊपर वाले स्टेटमेंट को कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस, इसी को मैंने पलट कर लिख दिया। ठीक है, तो मैंने कहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसका मतलब 1 कूलम will be the charge of, क्या होता है कि ये वाली जो टर्म है ये इधर वाली राइट हैंड साइड वाली टर्म के डिनोमिनेटर में चली जाती है। जैसे हमसे कोई ये कह दे कि 5 टॉफ़ी जो हैं अगर वो 10 रुपए की हैं, तो हमसे कोई बोले कि 5 टॉफ़ी 10 रुपए की हैं, तो एक टॉफ़ी कितने की होगी। आप क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको डिनोमिनेटर में ले लेंगे। तो एक टॉफ़ी की कॉस्ट कैसे निकल के आएगी, ₹10/5 5,000 है। तो आपने बोल दिया एक टॉफ़ी की कॉस्ट 2 रुपये है। तो जब एक के लिए निकाली जाती है कोई चीज़, 1 के लिए, 1 का मतलब ही यूनिट होता है, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। तो जब 1 के लिए निकाली जाती है तो ये वाली टर्म जो है ये इधर डिनोमिनेटर में आ जाती है। और हमसे क्या पूछा था उन्होंने कि 5 टॉफ़ी की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो आप एक टॉफ़ी की कॉस्ट बताइए। तो जो चीज़ पूछी जाएगी उसको मैं राइट हैंड साइड पर लिखूँगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ उल्टा होता, अगर मान लीजिए वो ये कहते हैं कि 10 रुपये में 5 टॉफ़ी आती हैं, इसी सेंटेंस को उल्टा करके बोल सकता हूँ मैं कि 10 रुपये में 5 टॉफ़ी आती है, तो 50 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएंगी। अब ये कहेंगे 10 रुपये में अगर 5 टॉफ़ी आती है तो 50 रुपये में कितनी आएगी। तो वो कैसे निकालूंगा, पहले 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएगी वो देखूंगा। तो ₹1 के लिए कितना हो जाएगा, ये जो 10 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 5/10 टॉफ़ीज़। ठीक है,
5/10 टॉफीज़। और इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि भाई अब आप बताइए 50 रुपये में कितनी, तो 1 वाले में 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 में कितनी थी 5/10 इंटू 50, तो 10 5 50, तो ये आ गया 25 टॉफीज़। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड ये कहता है कि जो चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी होती है उसको मुझे राइट हैंड साइड में रखना होता है। यहाँ पर क्या पूछ रहे थे वो कि 50 रुपये में कितनी टॉफ़ी आ जाएगी, हाउ मेनी टॉफ़ीज़, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ। वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1 कूलम्ब होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है। तो इसी स्टेटमेंट को पलट कर लिख दिया, इलेक्ट्रॉन को राइट हैंड साइड में लिखा मैंने, ठीक है। अब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम्ब विल बी द चार्ज ऑफ, के डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 के 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये क्या आएगा इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है? हाँ, तो अब आप ये देखिएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई, 1.6 से पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया, और फिर एक काम करते हैं 10⁻⁻19 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10⁻+19, ठीक। तो 10 इंटू 10⁻19 अपॉन 16 ये है। अब क्या करें, 16 1 16, 16 0 0, एक पॉइंट लगाया तो ये 100 बन जाएगा, एक पॉइंट लगाया तो ये 100 बन जाएगा। 16 6 96, 100 - 96 4, 4 0 40, 16 2 32, 40 - 32 इज 8, 8 0 80, 16 5 80, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, 0.625 आ गया, ठीक है। तो इसको आप बोल दीजिए 0.625 इंटू 10⁻19, या फिर एक काम करो, ये जो डेसिमल है इस डेसिमल को एक प्लेस राइट में शिफ्ट कर दो, तो एक प्लेस राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.25, और ये जो पावर है एक पावर कम हो जाएगी, 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं इस डेसिमल को 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर देता तो वो बन जाता 625 इंटू 10⁻16, 19 की, आप जो 19 जो पावर है, जब आप छोटे नंबर को बड़ा कर रहे हो तो पावर जो बड़ी है उसको आप उतनी ही डिजिट छोटा कर देंगे। 10⁻19 है, तो मैंने एक डेसिमल इधर राइट में शिफ्ट करा तो पावर को एक नंबर कम कर देंगे, समझ गए, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो दूसरा तरीका भी है जो आप जानते हैं, अगर इसमें कंफ्यूज हो जाए तो दूसरा तरीका बता देता हूँ। ये है जैसे 0.625 है ना, इंटू 10⁻19 है, तो पॉइंट गया तो नीचे आ गया 1000 आ गया, और ये 10⁻19 का मतलब, अच्छा ये 10 की ये डिनोमिनेटर में क्या हो गया 10⁻3, तो 625 अपॉन 10⁻3, और ऊपर क्या है 10⁻19, तो मैं ये जानता हूँ 10⁻3 ऊपर आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो 10⁻19 - 3 क्या बन जाएगा 10⁻16, तो 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स भी उसको बोला जा सकता है। क्लियर है सभी बच्चों को, बताओ भाई, ठीक है। आर्या सौम्या बताइए, क्लियर है? यस ठीक है, ओके। तो जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं उसमें पेज नंबर 1 पर थे अभी हम, उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 2 पर। इसका ऊपर जो है सॉल्यूशन भी दे रखा है, जो मैंने करके दिखाया वो सॉल्यूशन भी है नोट्स में। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 2 पर हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पर। अब कंडक्टर और इंसुलेटर को मैं कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला, और ये चीज़ 10th लेवल में बोर्ड पर ये इतनी आसान चीज़ पूछी भी नहीं जाती। इंट्रोडक्टरी पार्ट था चैप्टर का, इस वजह से नोट्स में इंक्लूड करा है। कंडक्टर्स क्या हैं? कंडक्टर्स वो हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को या चार्जेस को फ्लो होने देते हैं। अच्छा, करंट क्या होता है? करंट होता है जो चार्जेस होते हैं ना, चार्जेस के फ्लो को ही हम करंट बोल देते हैं, ठीक है। तो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे उसको हम बोल देते हैं कंडक्टर। एग्जाम्पल क्या है? और मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे सब कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या है कि जो अपने अंदर से करंट को पास ना होने दे, इंसुलेटर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद आप आ जाइए इलेक्ट्रिसिटी पेज नंबर 3 पर। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक होती है
दो तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जरा सुनिएगा। इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस, भाई बालों में इतना हाथ नहीं घुमाते, नहीं तो चार्ज डेवलप हो जाता है हाथों में, समझ रहे हो? फिर ये फ़ोन जो है ना दूर से ही अट्रैक्ट कर लोगे इसको, ऐसे करोगे और वो फ़ोन हाथ में। वो करने मतलब ना आज ये काम घर पर जाकर पता चला मम्मी पापा देखेंगे इसको कुछ हो गया है, बैठा हुआ ऐसे कर रहा है अकेले में, कि क्या मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेबल लैंप है ये खिंचा हुआ मेरे हाथ में आ जाए, चार्ज डेवलप हो गया, मोबाइल आ जाए बस कैसे भी करके हाथ में। बालों से तो चार्ज कैसे हो जाता है? क्या? सब बालों से चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? क्या है कि जो बाल है ना, जैसे मान लीजिए हम वुलन क्लॉथ की भी बात करते हैं ना, तो वुलन क्लॉथ क्या है, वो शीप होती है, शीप के बाल ही होते हैं और शीप के बालों से ही मतलब उसको बनाया जाता है। तो जो बाल हैं वो जनरली किस लिए हैं, वो अगर उनको देखा जाए तो वो जनरली हीट को कंजर्व करके रखते हैं अपने अंदर। तो कोई भी चीज़ है जो अपनी अंदर हीट को कंजर्व करके रखे, तो हम ये कहेंगे उस पर अगर आप कोई भी ग्लास की रॉड या एबोनाइट की रॉड को अगर आप रब करेंगे तो चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये चार्ज जो है वो बड़ा टेम्परेरी सा चार्ज होता है। और आप कभी ऐसे भी करके देखो कि आपने कॉम्ब ले रखा है, कॉम्ब तो नॉर्मल प्लास्टिक का ही होता है, तो कॉम्बिंग आपने करी, और कॉम्बिंग करने गीले बालों में नहीं, सूखे बालों में, ठीक है, तो सूखे बालों में आपने कॉम्बिंग करी, कॉम्बिंग करने के बाद में फिर आप क्या करें, फिर थोड़ा सा आप गौर से शीशे के पास जाओ और कॉम्ब को अपने बालों के पास लेकर आओ, तो बाल आपको खींचते हुए नजर आएंगे, थोड़ा सा कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे, ऐसा होता है। चलिए जी, तो ये भी चार्ज की वजह से होता है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिमेन एट रेस्ट और स्टेशनरी। स्टैटिक से आप समझ जाइए, स्टैटिक का मतलब ही ये है एनीथिंग विच रिमेन्स एट रेस्ट। स्टैटिक मतलब स्टेशनरी थिंग के लिए, दैट रिमेन्स एट रेस्ट। चार्जेस, जिस इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस रेस्ट में रहते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोल देते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, दे डू नॉट मूव, द चार्ज एक्वायर्ड बाई अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ and the charge acquired by an ebonite rod rubbed with a woolen cloth are the examples of static electricity। तो static electricity क्या होती है? टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी, ये टेम्परेरी सी ही रहती है, ज़रा सी देर के लिए रहती है। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि सर्दियों के दिन है और सर्दियों के दिन है और आपने स्वेटर पहन रखा है और आपने रूम में अंधेरा कर रखा है, तो जब आप स्वेटर उतारते हैं तो आपको चिंगारियाँ नज़र आती हैं, कई बार चिट चिट की कुछ, कई बार रज़ाई में भी ऐसी आवाज़ आ जाती है, और कई बार उसमें क्या होता है ना, हाथ में उंगली वगैरह में करंट भी लग जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है विंटर्स में होता है, तो ये जो चीज़ है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। कई बार हुआ ना तुम्हारे साथ? नहीं सर, एक बार भी नहीं। चलिए, उसके बाद देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन अवर होम्स इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो एक एग्जांपल है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसमें चार्जेस मोशन में रहते हैं। अब वो चार्जेस कौन से हैं? वो चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसी की वजह से एक एनर्जी फ्लो होती है, और उस एनर्जी को हम यूज़ कर लेते हैं लाइट जलाने के लिए, पंखा चलाने के लिए। कैसे करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभी वो चीज़। स्टैटिक का एक बार एग्जांपल स्टैटिक का एग्जांपल यही है, रब, उसको ग्लास रॉड को रब करा वुलन क्लॉथ के साथ में और कागज़ के टुकड़ों के साथ लेकर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद देखिएगा जी, अगला जो टॉपिक है, जो हमारा यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले मैं पढ़कर सुनाऊंगा डेफिनेशन, फिर इसको समझाता हूँ कि ये है क्या चीज़। When a small positive test charge is placed in the electric field due to another charge, it experiences a force. So work has to be done on the positive test charge to move it against this force of repulsion. The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. हमने ये देखा कि चार्ज जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास अब जो मैं नया एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला हूँ, जो आप सभी बच्चों के लिए नया है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरीके से डिफाइन करा जाता है? जैसे सोसाइटी के आसपास के कहीं ट्रांसफार्मर, हाँ सोसाइटी के बाहर रखा हुआ है एक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जानते हैं? ठीक है, अच्छा। ट्रांसफार्मर को ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं?
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ट्रांसफॉर्मर क्यों बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफरर नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मर है। तो इसका मतलब शायद वो कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चेंज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करता है। किसको करता है ट्रांसफॉर्म? बताता हूँ। हमने दो तरीके के करंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को अगर किसी ने छू लिया तो वो इंसान बचेगा नहीं, वो मर जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अंटिल एंड अनलेस आपने करंट का स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है, तब तो बचने के चांसेस हैं, लेकिन वो जल के मर जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो जो हमारे घरों में करंट आता है दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि वो बीच बीच में उसकी वैल्यू, मतलब बीच बीच में क्या, 50 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। आप अपना मोबाइल फ़ोन का चार्जर उठा कर देखो, आप अपने लैपटॉप का चार्जर उठा कर देखो, या घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जैसे फ़ैन है, तो फ़ैन के ऊपर तो जाकर देखोगे नहीं उसकी स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऐसे आइटम बता रहा हूँ जो हाथ में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं आप देखेंगे इनकी हर जगह, जैसे आप बिस्किट खाएंगे तो बिस्किट के पीछे उसकी ना न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी होगी कि उसके अंदर एनर्जी कितनी है, फैट कितना है, विटामिन कितना है, प्रोटीन कितना है, वो लिखा रहता है। ऐसे ही आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम उठाएंगे तो उसके ऊपर उसकी ना स्पेसिफिकेशन, उसमें क्या होता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, वो लिखी रहती है। वहाँ पर ये लिखा रहता है कि कितना करंट ये झेल सकता है, कितनी वोल्टेज ये झेल सकता है, कितनी पावर है इसकी, और इसका कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पर ये काम कर सकता है। अगर मान लीजिए अब तो टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया, जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 60 हर्ट्ज़ है फ्रीक्वेंसी, और जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज़ आ गए, तो जो एशियन कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ में जो फ्रीक्वेंसी रखी जाती है वो फ्रीक्वेंसी रखी जाती है 50 हर्ट्ज़, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी एक कंट्री में एनर्जी क्राइसिस हो गई, मान लीजिए एनर्जी क्राइसिस हो गई, जैसे श्रीलंका में चल रही है, हम न जाने कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कंगाल हो गया है वो देश, पता होगा ना, वहाँ का राष्ट्रपति भी भाग गया। सेम हालत उधर अफगानिस्तान में भी हुई, तो उधर का राष्ट्रपति भी भाग गया और जनता जो है वो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर चली गई। तो ऐसे में क्या होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री की हेल्प करता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग रख दें, ठीक है, तो हम श्रीलंका की या पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर सकते, और ना वो कंट्रीज़ हमारी हेल्प कर सकते हैं। मान लीजिए कभी एनर्जी क्राइसिस हुई हमारे कंट्री में, तो जो हमारे नेबर हैं वो हमारी हेल्प करेंगे। तो सीधी सी बात ये है कि भाई वो हेल्प कब होगी? हम ये कहेंगे भाई हम तो 70 हर्ट्ज़ पर काम करते हैं, वो कहेंगे नहीं भाई मैं तो 50 हर्ट्ज़ की बिजली प्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं आपको दे नहीं सकता। अब वो हर्ट्ज़ क्या है? हर्ट्ज़ ये होता है, जैसे अभी चैप्टर आई थिंक दोनों बैचेस में हमने ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर करा है। तो आप ये देखिएगा कि जैसे हमने देखा कि जो लाइट वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स इस तरीके की होती हैं, ऐसी। इसी तरीके से जो एसी की जो वेव्स होती हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वेव्स होती हैं, वो भी ऐसी ही होती हैं, ठीक है। अब ये जो वेव है इसमें पता है क्या है? ये कुछ ऐसे है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये सवाल प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हमने क्या करा, अभी तक तो हमने सिर्फ जो आपको ह्यूमन आई वाला चैप्टर था उसमें तो हमने सिर्फ वेव्स बनाकर दिखा दी थी, लेकिन अब हम ये दिखा रहे हैं कि वेव्स को हम रियल टाइम डोमेन में समझ कैसे सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं भाई? ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है इसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, ये जो वर्टिकल एक्सेस है इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सेस, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम, यहाँ पर हम एक्स की जगह लेते हैं टाइम। टाइम मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। मानो ये 1 सेकंड है, मानो ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, ये 6 सेकंड, इतना मान लिया। अब ये वेव ऐसी आगे बढ़ती चली जाएगी। फिर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वोल्टेज। अभी वोल्टेज क्या है वो भी आपको बताऊँगा होता क्या है। ये एक्चुअली उसी का बेस बना रहा हूँ यहाँ पर मैं समझाने के लिए। तो और ये वैल्यू हो गई 0। तो जब टाइम 0 सेकंड था तो तब जो वोल्टेज है वो वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ी और 1 सेकंड तक आकर वोल्टेज अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच गई। फिर वोल्टेज धीरे धीरे घटी और घटकर वोल्टेज जो है वो 2 सेकंड पर आकर वोल्टेज यहाँ आ गई, यानी कि 0 पर आ गई, ठीक है।
जो 2 सेकंड है, यही वो टाइम है जब हमको झटका नहीं लगेगा करंट का। मान लीजिए घर में कोई लाइव वायर है और गलती से हमको पता नहीं था कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है, हमने गलती से उसको छू लिया, ठीक है। तो जो हमारे घरों में करंट आ रहा है या पूरी दुनिया में जो घरों में करंट यूज़ होता है वो अल्टरनेटिंग करंट, यही वाला करंट यूज़ होता है कि मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा वोल्टेज। मैक्सिमम वैल्यू वो होगा जब मेरे को बड़ी तेज झटका लगेगा करंट का, ठीक है। अगर मैंने लाइव वायर को छू लिया और फिर अचानक से, कभी आपने देखा है घर में किसी को करंट लग गया हो तो करंट कोई वो पकड़ के बैठ गया उसको वायर, झटका लगा होगा, सभी को लगा है भाई, ठीक है, झटका लगा होगा। वो झटका क्यों लगता है? वो झटका इस वजह से लगता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी की टेंडेंसी होती है कि कोई चीज़ जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम उससे बचते हैं एकदम। जैसे कि हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक एग्जांपल लिया था हॉट प्लेट का, कि गर्म प्लेट को अगर मैंने छू लिया तो झटके से मैं अपना हाथ हटा लूँगा, ठीक है। वही चीज़ है कि करंट लग रहा है तो 2 सेकंड पर आकर वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर वो नेगेटिव पीक पे जाएगी, फिर वापस 0 हो जाएगी। तो ये जो 2 सेकंड्स है, इस 2 सेकंड तक करंट हमको लगेगा और 2 सेकंड के बाद हम झटके से अपना हाथ हटा पाएंगे। और वहीं अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट की, सर 2 सेकंड के लिए नहीं लगेगा सर, जब 2 से 4 तक जा रही है, फिर 2 से 4 तक फिर लगेगा, 2 से 4 तक फिर लगेगा। वो नेगेटिव वैल्यू क्या है मैं बताऊँगा। उसके बाद ये तो होता है ऑल्टरनेटिव करंट। अब इसी तरीके से इधर डायमेंशन से डायरेक्ट पे बताते हैं। ये तो AC हुआ, AC इज़ फॉर ऑल्टरनेटिव करंट एंड दिस इज DC, DC इज़ फॉर डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की वेव फॉर्म ऐसी होती है स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, कितना भी हो, वोल्टेज इतनी रहेगी। छू लिया अगर करंट को तो भाई वोल्टेज बंद नहीं होने वाली अनटिल अनलेस कोई स्विच ऑफ ना कर दे, ठीक है। हाथ छोड़ दो, ठीक है, हाथ छोड़ ही नहीं पाओगे ना, चिपक गए, छोड़ ही नहीं पाओगे। अच्छा, चिपक कैसे गए? चिपक इस वजह से गए क्योंकि हमारी बॉडी एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के थ्रू तो करंट तो फ्लो होकर मानेगा, ठीक है। तो वो फ्लो होता ही रहेगा जब तक आप भस्म नहीं हो जाते। भस्म मतलब जल नहीं सर जाते, जलेंगे सर, वो हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। और हमारी बॉडी कंडक्टर क्यों होती है, ये हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड फ्लो करता है और ब्लड के अंदर होते हैं आयंस। आयंस क्या है? आयंस के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। हेलो सर, वैसे यार, इसलिए कहता हूँ मैं आप लोगों को ना कि कभी भी छुट्टी लिया करो ना तो बता दिया करो। अब एक बच्चा हो गया, अभी तक घर नहीं पहुँचा। हेलो, अच्छा कहाँ था ये? अच्छा, फोन में अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है जी। मेरे को ये लग रहा था, मैंने पता नहीं कहाँ है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक मिल गया। सर किसका स्पीड ब्रेकर पर स्कूटी उछल गई। स्कूटी उछली तो वो लोअर पहन रखा था, वो लोअर ढीला था तो उसमें से फ़ोन निकल गया तो किसी बंदे ने फ़ोन उठाकर कोई भागा, फिर वो उसके पीछे भागा, फिर जैसे तैसे फ़ोन भी मिल गया, वो भी मिल गया, सब कुछ मतलब हैप्पी एंडिंग हो गया। और बचत बन गया। सर फोन मिला कैसे? फोन बचत बन गया। हाँ, फोन बचत बन गया। तो फ़ोन कुछ टूट गया है। सर 2 से वायरलेस होता है ना सर, आजकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही हो रहा है कि खुद को चोट लग जाए कोई बात नहीं, फ़ोन बच जाना चाहिए। सर इसका ना 2 से वायरलेस या तो उसका स्कूटी से मार दे बंदे को, या वो उतर के बोल रहा है। अब जो शॉर्ट में मेरे को पता है मैंने तो बोला, कुल मिलाकर ये है कि मिल सर गया। सर जैसे सर ये लाइट के अंदर सर AC आ रहा है, धीरे सर बंद ऑफ हो रही है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए। हाँ, आ रहा हूँ जी इसी बात पर। अब सुनिएगा, वो इसका सवाल है बड़ा अच्छा है कि भाई बीच में वोल्टेज की वैल्यू 0 हो रही है, तो इसका मतलब एक बार ऑन होनी चाहिए लाइट, एक बार ऑफ होनी चाहिए, ऑन ऑफ। एक्चुअली लाइट और पंखा जितना भी चल रहा है ये सब बार ऑन ऑफ होते रहते हैं। अब मैं आता हूँ 50 हर्ट्ज़ पर। ये जो 50 हर्ट्ज़ है ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है कि एक सेकंड में
50 बार लाइट ऑन होती है और 50 बार लाइट ऑफ होती है, समझ गए? 1 सेकंड में 50 बार लाइट ऑन होगी और 50 बार ऑफ होगी। तो 1 सेकंड में अगर कोई चीज़ 50 बार ऑन और ऑफ हो रही है तो क्या मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँगा? हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये 50 बार ऑन ऑफ हो रही है, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद आप देखिएगा, जो ज़्यादा हर्ट्ज होना अच्छा होता है, बुरा होता है क्या होता है? और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि मतलब वो कंट्रीज़ के अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं। 50 और 60 चलता है। अब 50 हर्ट्ज से 60 50 हर्ट्ज डिफाइन कैसे कर सकते हैं? 50 हर्ट्ज ये कहा जाता है कि 1 सेकंड के अंदर, जैसे ये है ना, जैसे आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये ऐसे ऊपर गया, 1 सेकंड में ये ऊपर गया और 1 सेकंड में वेव नीचे से ऊपर आया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ये 1 सेकंड में 50 बार ये होता है, तो इसको हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि डायरेक्ट करंट का सोर्स होता है कोई भी बैटरी। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं, जैसे सोसाइटी के बाहर ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, डायरेक्ट करंट आता है। अब वो जो डायरेक्ट करंट है, वो डायरेक्ट करंट अगर घरों में आ जाए तो हर दिन किसी न किसी के मरने की खबर आती रहेगी। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर सबसे पहले क्या करता है कि उसको ट्रांसफॉर्म करता है ऑल्टरनेटिंग करंट में। अब दूसरी कहानी, ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर में तो डायरेक्ट करंट होता है, और जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट की एक खास प्रॉपर्टी होती है, या किसी भी करंट की एक खास प्रॉपर्टी होती है। आप भी इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर कोई भी लाइव वायर कहीं पर जा रहा हो तो उससे ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसके आसपास अपना हाथ घुमा दे, जादू देख, मुझे कुछ नहीं हो रहा है ना, जब तक मैं छू ना लूँ मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि वो जो वायर होता है ना, वो वायर अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस फील्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मैग्नेट लिया, मैंने एक पेपर की शीट ले ली, उसके ऊपर मैंने एक मैग्नेट को रख दिया। तो मैग्नेट के आसपास मैंने क्या करा, मैंने छोटे मोटे आयरन के पीसेस या छोटी छोटी जो कीलें होती हैं वो मैंने बिखेर दी। तो अब क्या होगा कि उसके नज़दीक जो कुछ कीलें थी उसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और मैग्नेट से चिपक जाता है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेट के आसपास क्या प्रोड्यूस था, एक मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही, एक मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फील्ड होता है? एक वो फील्ड जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस को महसूस किया जा सके। अब क्या होता है कि जैसे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, तो आप हमेशा देखना, कहीं पर भी ट्रांसफार्मर देखना तो ट्रांसफार्मर के आसपास एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना होता है सीमेंटेड, और उसके पास लोहे का एक जाल बना रखा रहता है और उसके ऊपर एक आदमी की खोपड़ी की फोटो बनी रहती है, ऐसे 440 वोल्ट का झटका वो लिखा रहता है ना, ठीक है, डेंजर 440 वोल्ट, ठीक है, उस पर फोटो बनी रहती है, वो तुम्हारी ब्रोकन बोन की टी-शर्ट वाली फोटो, ठीक है, तो वो फोटो बनी रहती है उसके ऊपर। तो वो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि भाई इससे थोड़ा सा दूर रहो, इससे दूर रहो। क्यों? क्योंकि अगर वो बाउंड्री ना करें तो पता चला कि कोई कुत्ता या कोई बंदर वो आसपास जाकर जानवर बैठा और वो एकदम से उसमें चिपक जाएगा और मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी तरफ चीज़ों को सर 10-15 सेंटीमीटर दूर में। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैग्नेटिक आइटम्स को अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड उन आइटम्स को अट्रैक्ट करता है जो कि कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, उन सबके अंदर ब्लड तो फ्लो कर रहा है, तो जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो अट्रैक्ट कर देता है उसको और वो मर जाता है। अच्छा, उसके बाद अभी एक मेरी बात सुनिए, अभी एक हो सकता है एक चीज़ दिमाग में आ रही होगी, कौवे कबूतर वगैरह बैठे रहते हैं तारों के ऊपर, ये क्यों नहीं बैठते हैं, है ना, वो बताऊंगा, वो अर्थ का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी समझाऊंगा। सर लाइट जो फ्लक्चुएट करती है वो एसी की। सर एक बार एसी की फुल फॉर्म बता दीजिए। एसी की फुल फॉर्म होती है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट। सर हाँ, इसलिए होता है ना कि वो एक ही वायर के ऊपर बैठा रहता है, जिससे उसका करंट हाँ सर, अगर दूसरी वायर पर टच हो गए तो फिर वो खत्म हो जाए। हो जाएगा इलेक्ट्रिक। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो जब तक ज़मीन को टच ना करें तब तक वो मरेंगे नहीं। अब फॉर एग्जांपल हम अगर मान लीजिए हम तो कंडक्टर हैं हमारी बॉडी, और कहीं कोई वायर जा रहा है, लाइव करंट का वायर जा रहा है, सर और मैं तो ऐसे है जैसे कि जमीन को टच कर रहा है तब करंट नहीं लगेगा। तभी करंट लगेगा। सर अर्थ क्योंकि सर इलेक्ट्रिसिटी को ले लेते हैं ना, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा उस चीज़ को छोड़ो। ग्राउंडिंग यूज अब मेरी बात सुनिए, सर ये तार पे लटक गया कोई तार पर लटक जाएगा उसको कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस उसके पैर जमीन पर ना टच करें, तार से अगर पूरी तो कुछ नहीं, तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब बिल्कुल जैसा मैं बता तो रहा हूँ कि अगर तार पर कोई लटका हुआ है ना तो उसको करंट नहीं लगेगा, उसको करंट तभी लगेगा जब उसके पैर ज़मीन पर टच करें, ठीक है। अब सुनिएगा,
मैंने एक चीज़ आपको बताई कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, मिट्टी मतलब ग्राउंड की जगह से किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को छुए तो भी लगता है। तो लग जाएगा वो मेटल ऑब्जेक्ट, लेकिन ग्राउंड पर टच्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अब वो ग्राउंड का क्या रिलेशन है करंट के साथ में, वो आपको डिटेल में बताऊंगा इसी चैप्टर में। सर रबड़ तो वो कंडक्ट नहीं करता है नहीं करता। तो सर चप्पल पहन के अगर तार पकड़ लेता है कुछ नहीं होगा। बहुत सा जमीन को छू लिया। ज़मीन को छू यार, अब तो ये है ना कि मैं अपना मुंह ज़मीन के अंदर दे दूँ ऐसे लगा दूँ, फिर क्या होगा, ठीक है। मैं अपना एक पैर जो है, एक पैर को पानी में डुबा दूँ, दूसरे पैर को रेत में डाल दूँ और फिर ऐसे पकड़ दूँ। ये सवाल उल्टे सीधे फालतू के। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में सुनिएगा, हम ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हमने ये कहा कि एक ना ऐसे कोई भी फील्ड है, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या करा कि हम इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी क्या है कि बहुत दूर वाला कोई डिस्टेंस है, वहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। अच्छा, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। इसका नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर वही है ना, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है पूरा। तो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। अब अगर हमारे पास कोई ये चार्ज है क्यू, और उस चार्ज को मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गए? एक चार्ज रखा हुआ है, कितनी दूरी पर रखा हुआ है, इतनी दूरी पर रखा हुआ है, जिसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो उसको वहाँ से और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में हमको जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब सुनिए कि एक चार्ज ऐसे रखा हुआ था, इसको मैं यहाँ पर ले आया और इसको पॉइंट ए पर रख दिया, पॉइंट ए पर लोकेट कर दिया। अब कोई बोले कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस चार्ज को पॉइंट ए से उठाकर और पॉइंट बी तक लेकर जाना है। इसी चार्ज को पॉइंट ए से उठाकर पॉइंट बी तक लेकर जाना है। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को आप लेकर आए थे इन्फिनिटी से। तो जब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाते हैं तो जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, उसी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ही है जिसको हम वोल्टेज भी बोल देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम वोल्टेज भी है, ठीक है। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है वोल्ट्स। सर वोल्टेज सर तब आते हैं जब सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को सर बार बार उसकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं। Yes. Potential differences SI unit is volts। इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है। इसके बाद देखिएगा सर वोल्ट्स को सर कैपिटल वी से कैपिटल। और पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस quantity of charge moved ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट्स होती है जिसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल भी V ही होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V बोल देते हैं। वर्क डन इज W एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। वर्क डन जो है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम।
वर्क डन की यूनिट जूल होती है और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो ऐसा यूनिट ऑफ पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम और वोल्ट्स। या तो जूल पर कूलम बोल दो या वोल्ट बोल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। जूल पर कूलम बोलेंगे तो भी ठीक है और आप अगर इसको वोल्ट्स बोलेंगे तो भी एक ही बात है, दोनों ठीक है। फिर क्यू का मतलब क्या हुआ? क्यू का मतलब होता है चार्ज। चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ज का सिंबल होता है क्यू। वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल भी वी होता है और इसकी यूनिट भी वी होती है, यूनिट मतलब वोल्ट्स, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे हम यहाँ पर हैं पेज नंबर 4 पर। इसमें क्वेश्चन देखिएगा। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज की डेफिनेशन ये होती है कि ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की जो किसी भी लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या उसको रिपेल करती है, तो उसको हम चार्ज बोलते हैं। जैसे हेवी ऑब्जेक्ट नहीं हैवी लाइटर। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। क्वेश्चन है, इन्होंने बोला हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स। तो एक चार्ज दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 2 कूलम्स। क्वेश्चन में चार्ज है Q, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 कूलम्स। उसके बाद वो बोल रहे हैं हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। एक चार्ज को 118 वोल्ट वाले पॉइंट से 128 वोल्ट्स वाले पॉइंट पर शिफ्ट किया जाता है। तो 118 से 128, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 128 माइनस 118, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज V इज इक्वल टू 128 माइनस 118। समझ गए? एक चार्ज को 118 वोल्ट वाले पॉइंट से शिफ्ट कर दिया जाता है 128 वोल्ट वाले पॉइंट पर। तो जब शिफ्ट करा जाता है तो उन दोनों में जो डिफरेंस है, पोटेंशियल्स में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो सर 128 डिफरेंस को सर वी ना डिनोट करने की वजह से पीडी लिख सकते हैं। आप पीडी लिख सकते हैं। तो 128 माइनस 118 कितना हो गया? 10 वोल्ट्स। तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट और चार्ज हो गया 2 कूलम। वो पूछ रहे हैं कि वर्क डन बताओ, सिंपल सा फॉर्मूला है। हम ये कहेंगे V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो इसका मतलब W क्या हो गया? V इंटू क्यू। V इंटू क्यू। अब V कितना है? 10 और Q कितना है? 2। तो 10 2 ज़ा 20। वर्क डन की स्टैंडर्ड यूनिट जूल, तो 20 जूल इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने बस आज जो आपने समझा वो कंसेप्ट आपने समझा पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसको हम वोल्टेज भी बोल देते हैं। वोल्टेज के और 2-4 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखूंगा मैं। सारे क्वेश्चंस और सारे सॉल्यूशंस नोट्स में भी इंक्लूडेड हैं। चाहे तो इससे अगला वाला एग्जाम्पल भी आप देख लेना। अभी तक हम पेज नंबर 4 पर हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास में टॉपिक करना है करंट, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में सर आप ये लिखा था ना चार्ज इक्वल टू 2 सर ये क्या है? ये दे रखा है कि चार्ज जो है वो 2 कूलम है। वो चार्ज का सिंबल होता है Q। क्वेश्चन में दे रहे सर। हाँ जी, क्वेश्चन लिखो। सर मैं क्यों लोगे ना कि मैं दूसरे वाले ग्रुप में भी ना भेज दूँगा, दूसरे वाले ग्रुप में भी नोट्स भेज दूँगा, तो देख लेंगे क्या होगा। जी सर मैं कंफ्यूज हो गया ना कि ये कोई ठीक है। अच्छा, तुम्हें केमिकल इक्वेशन के नोट्स तो मैंने भेज दिए थे और रिफ्रैक्शन